वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के साथ साथ में हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह पैकिंग फ्रैक्शन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकता है या इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम है। उसके बाद में हम एक स्टेबिलिटी ग्राफ भी बनाएंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की और कुछ प्रूफ भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मास या एक्चुअल मास ऑफ एटम या आइसोटोप या न्यूक्लियाइड क्या रहता है। देखो, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम किसी भी एटम या आइसोटोप का या मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट मास निकाल सकते हैं। उस मास को हम कह सकते हैं आइसोटोपिक मास। मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब इन तीनों का जो मास है वो अलग अलग है। हम निकाल सकते हैं कि इस आइसोटोप का मास कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। तो इनको हम कह सकते हैं एक्चुअल मास या आइसोटोपिक मास। और इसको हम यहाँ पे m से दिखाएंगे या मैं बोलूँगा डिनोट करेंगे m से। अब आइसोटोपिक मास जो रहता है या एक्चुअल मास जो रहता है ये मास नंबर से बिल्कुल डिफरेंट रहता है, क्योंकि मास नंबर का मतलब रहता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। या मैं बोलूँगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं, उसी को हम कहते हैं मास नंबर। ये मास नंबर एक होल नंबर है, जबकि आइसोटोपिक मास जो है ये होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हमें फ्रैक्शंस में भी मिलता है। अब इसके बाद में ये जब हमें समझ में आया कि एक्चुअल मास और आइसोटोपिक मास क्या है, तो अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन आराम से और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, पैकिंग फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं F से, या हम PF भी लिख सकते हैं। इसका मतलब रहता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर, यानी एक्चुअल मास माइनस मास नंबर डिवाइड बाय मास नंबर, इनटू करेंगे 10⁻⁴। और ये जो 10⁻⁴ हमने लगाया ये आर्बिट्रली हम लेते हैं ताकि हमें वैल्यू यहाँ पे छोटा ना मिल जाए, हमें एक बड़ा वैल्यू मिल जाए, रीजनेबल वैल्यू मिल जाए, रीजनेबल फिगर मिल जाए। इसलिए हम इसको 10⁻⁴ से मल्टीपल करते हैं। फिर मैं इस पैकिंग फ्रैक्शन यानी F को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, m-a डिवाइड बाई a, यानी आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर डिवाइड बाई मास नंबर इंटू 4। या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, F मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर डिवाइड बाई न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी मास नंबर ही रहता है, इंटू करेंगे हम 4। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं यूरेनियम 238। देखो, यूरेनियम 238 का जो मास नंबर है वो है 238, लेकिन इसका जो एक्चुअल मास है, जो हम इंस्ट्रूमेंट से इसका मास निकालते हैं, वो आता है 238.125। तो इसका मतलब इन दोनों में फ़र्क है। अब अगर हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे एक्चुअल मास कितना है 238.125 माइनस करेंगे 238 डिवाइड बाय करेंगे 238, यानी एक्चुअल मास माइनस मास नंबर डिवाइड बाय मास नंबर इंटू करेंगे 10⁻⁴। तो यह हमें मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 0.125 डिवाइड बाई 238 इंटू करें हम 10⁻⁴, वो मिल जाएगा हमें प्लस 5.56। यानी ये हमें देखना पड़ता है वैल्यू पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया। इसका मीनिंग भी मैं बताऊंगा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्या होता है। देखो, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यानी पैकिंग फ्रैक्शन कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। अगर पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया, यानी पॉजिटिव ज़्यादा आया, तो समझ लेना कि जो न्यूक्लियाइड है या जो वो आइसोटोप है वो लेस स्टेबल है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा उतना लेस स्टेबल या उतना कम स्टेबल होगा वो एटम या वो आइसोटोप, और जितना ज़्यादा नेगेटिव आएगा उतना वो न्यूक्लियाइड या आइसोटोप ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे यूरेनियम का आया पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं बोलूँगा ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब लेस स्टेबल।
या मैं बोल सकता हूँ ऐसा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। जितना पॉजिटिव आएगा उतना स्टेबिलिटी कम। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल हैं और कौन से स्टेबल नहीं है। यानी पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ लेंगे हम बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शन एंड मास नंबर। इन्हें कौन सा मास नंबर स्टेबल है और कौन सा मास नंबर स्टेबल नहीं है। देखो, अगर हम मास नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ लेंगे, वाई एक्सिस पे पैकिंग फ्रैक्शन और एक्स एक्सिस पे मास नंबर, तो हमें ये दिखता है कि जो मास नंबर 20 से 170 एक्चुअली है, यहाँ पे मैंने 140 लिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं। तो इनका जो वैल्यू आता है वो 0 से कम आता है, यानी 20 से लेके 140 तक। तो इस बेल्ट में जो ये एलिमेंट्स आते हैं इनका नेगेटिव वैल्यू आता है 0 से कम। तो ये हाईली स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं। और यहाँ पे जो इधर जहाँ जिनका वैल्यू पॉजिटिव आया या 0 से ऊपर आया, तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स लेस स्टेबल रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन भी है और वो कन्फ्यूजन भी आपको मैं दूर करूँगा। सबसे पहले जो हीलियम और कार्बन है इनके वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है इनके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। और क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। दूसरी बात, ये जो रीजन है यानी मास नंबर 45 के आसपास जो रीजन है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूंगा मैं, इसमें मोलिब्डेनम या टेक्नीशियम या रोडियम, रुदीनियम, प्लेडियम वगैरह आते हैं जिनका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स बहुत ही स्टेबल रहते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आयरन या फिर मोलिब्डेनम या जो हमारे पास में टेक्नीशियम, रोडियम, रुदीनियम, प्लेडियम वगैरह हैं, ये हाईली स्टेबल एलिमेंट्स हैं। और जिनके वैल्यूज़ पॉजिटिव आते हैं वो कंपैरेटिवली या मैं बोलूँगा रिलेटिवली लेस स्टेबल रहते हैं। अब यहाँ से ये पता चला कि जितना पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ये बात याद रखना, उतना एलिमेंट या आइसोटोप लेस स्टेबल है। और जितना नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा रहेगा या जितना पॉजिटिव वैल्यू कम रहेगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है क्या? एक्चुअली जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये वैल्यूज़ हमें बताते हैं कि न्यूक्लियस ने मास गेन किया है कि लॉस किया है। अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो समझ लेना कि न्यूक्लियाइड ने मास लॉस किया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कन्वर्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी में। यानी वो एनर्जी वो यूज़ करता है वो न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी में, न्यूक्लियर पार्टिकल्स को या न्यूक्लियस को बाइंड करने में। अगर न्यूक्लियस ने एनर्जी गेन की है तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है। सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है तो सिस्टम अनस्टेबल है, यानी आइसोटोप अनस्टेबल है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स लॉस ऑफ मास विच इज़ कन्वर्ट इनटू एनर्जी टू बाइंड न्यूक्लियॉन्स। इसलिए नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो न्यूक्लियाइड्स को स्टेबल करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ऊपर, वहाँ पे हमको हीलियम और कार्बन का पॉजिटिव वैल्यू दिख गया था, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। और मैंने कहा कि ये फिर भी स्टेबल रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इन न्यूक्लियॉन्स का या इन आइसोटोप न्यूक्लियाइड्स या इन आइसोटोप्स को देखेंगे, जैसे हीलियम और कार्बन को, इनके न्यूक्लियाई का जो मास रहता है, इनके न्यूक्लियाई का जो मास रहता है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन उससे कम रहता है। यानी अगर इनके प्रोटॉन्स का मास और इनके न्यूट्रॉन्स का मास हम कैलकुलेट करेंगे, उससे इनके न्यूक्लियाई का मास बहुत ही कम रहता है। इसका मतलब यहाँ पे भी सम लॉस हुआ है, सम लॉस ऑफ मास हुआ है जो कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में। और वो एनर्जी यूज़ होती है किसके लिए, टू बाइंड न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूक्लियर पार्टिकल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी लाइटर एलिमेंट्स। ये बात याद रखना, इनका वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन असल में देखा जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने भी कुछ ना कुछ मास लॉस किया है टू बाइंड देयर न्यूक्लियॉन्स। यानी जितना मास लॉस ज़्यादा होगा, यानी जितना नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगा, उतना न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है, उतना न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ में मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसलिए यहाँ पे मास लॉस तो होता है, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आता है।
अब इस एम्बिग्यूटी को अगर हम दूर करेंगे कि पॉजिटिव क्यों आता है, तो हम इस पैकिंग फ्रैक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा होना चाहिए था, पैकिंग फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए था। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूक्लियर मास, यानी जो न्यूक्लियस का प्रेजेंट मास है, माइनस एक्चुअल मास डिवाइड बाय मास नंबर। न्यूक्लियर मास माइनस एक्चुअल मास डिवाइड बाय मास नंबर इनटू 14। अगर इसके बेसिस पे हम हीलियम का देखेंगे, हीलियम के न्यूक्लियस का जो मास है वो है 4.003, जबकि इसका जो एक्चुअल मास है वो है 4.033, और इसका जो मास नंबर है, इसका मास नंबर जो है वो है 4। अब अगर आप इसके बेस पे देखेंगे, इनटू करेंगे 10⁻⁴, यानी इस फार्मूला को, जो पहले वाला फार्मूला है वो थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो आपको यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा हीलियम का -75, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब हीलियम हाईली स्टेबल न्यूक्लियस है। इस तरह से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का पैकिंग फ्रैक्शन पुराने फार्मूला के हिसाब से भी -3.687 आता है, इसलिए ये हाईली स्टेबल है। और उसके बाद मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में भी आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो 40, जिनका मास नंबर क्लोज टू 45 है, ठीक है, यानी जिनका मास नंबर जो है वो नियर 45 है, वो उनका तो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आता ही आता है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है, या मैं बोलूँगा बहुत कम आता है। तो दीज आर हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई, या मैं बोलूँगा दीज आर हाईली स्टेबल आइसोटोप्स या न्यूक्लियाइड्स या एटम्स। अब लास्ट पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यह ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, या मैं बोलूँगा सिमिलर इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हाइड्रोजन को बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वह लीस्ट स्टेबल है, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन +78 है, यानी बहुत ज़्यादा है। पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। इसी तरह से आयरन का अगर देखा जाए, आयरन की स्टेबिलिटी अगर हम बाइंडिंग एनर्जी वैल्यूज़ के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे हमें आयरन हाईली स्टेबल एलिमेंट मिल जाता है, और पैकिंग फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखेंगे वो भी इसका नेगेटिव है, तो इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन भी इसको नेगेटिव बताता है, और बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू भी इसको नेगेटिव मतलब स्टेबल बताता है, यानी दोनों के हिसाब से स्टेबल है। अब पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपसे कहा कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फ़र्क ये है कि इनका जो ग्राफ है वो एक दूसरे का उल्टा है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन का ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाता है, यानी मैं बोलूँगा अपसाइड डाउन, जबकि बाइंडिंग एनर्जी का ऐसे ग्राफ आता है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ है उसका उल्टा ग्राफ पैकिंग फ्रैक्शन में मिलता हमें, लेकिन दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है, और दोनों हमें सिमिलर इन्फॉर्मेशन देते हैं। आई होप आपको पैकिंग फ्रैक्शन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।